हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप सभी लोग स्वस्थ होगा और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। तो जैसे कि हमारी एएसएससी की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट है, तो उसी से रिलेटेड आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, चलिए आज थोड़ा सा लेट है, वैसे भी टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है? किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो पहले आपको बता दूं कि देखो, भारत में कितने प्रकार की भौगोलिक संरचना है। तो भारत में 6 प्रकार की भौगोलिक संरचना पाई जाती है। कौन 6 प्रकार की भौगोलिक संरचना है? एक जैसे ये है, ये इधर का एरिया, इसको क्या बोलते हैं? हिमालय। इधर है, ये है नॉर्दर्न पार्ट्स, इसको बोलते हैं मैदान, इसको हिंदी में बोलते हैं मैदान। ठीक है, और ये वाला हो गया अरावली पर्वत, मतलब मरुस्थल। मरुस्थल, ठीक है, ये अरावली का एरिया है। ये वाला अरावली पर्वत का एरिया है, उसी को इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, अथा मतलब मरुस्थल का एरिया। और ये जो पूरा है, ये वाला एरिया, ये जो ग्रीन ग्रीन है, ये ऑल ग्रीन वाले को क्या बोलते हैं? कोस्टल एरिया है। क्या है? कोस्टल एरिया है। ठीक है, कोस्टल एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर ये, इसको मैंने बता दिया, ये मैदान है। और ये क्या है? ये पूरा है, ये दक्कन का ट्रैप। क्या है? ये पठार है। ये क्या है? ये पठार है। ठीक है, ये हिमालय, मतलब ये पर्वत, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल और कोस्टल एरिया। ठीक है, इधर भी पूरा पर्वत पर्वत ही है। ठीक है, और ये बीच में मैदान है। ठीक है, तो हमारे देश में, हमारे, पहले तो ये जान लो कि भारत में कितने प्रकार के मतलब भौगोलिक संरचना है। तो 6 प्रकार की है। ठीक है, अब जो मतलब जो ये संरचनाएं हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खनिजों का भंडार? अभी मैंने आपको बताया था कल, मिट्टी। भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? तो मतलब देखो, अभी सॉरी, मिट्टी में आ गई, सॉरी 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 सॉरी, अभी मैं पठार पठार की बात कर रही थी। ठीक है, ये तो सिर्फ भौगोलिक संरचना हुई कि कहाँ पास क्या पाया जाए। इसको क्या बोलते हैं? ये हिमालय है, ये थार का मरुस्थल, इसे थार का अरावली पर्वत के नॉर्थ साउथ साइड, कहाँ? अरावली पर्वत के नॉर्थ पश्चिम में, पूरे मतलब पूरा अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग, नॉर्थ पश्चिमी भाग पूरा थार का मरुस्थल है। ठीक है, पूरा ये कोस्टल एरिया, इसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। ठीक है, ये स्किन कलर में है, इसको बोलते हैं पठार। ठीक है, ग्रीन वाले को बोलते हैं मैदान। ठीक, ये हो गया। और ये इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, 1 2 3 4 5 ही हो ना, इसको बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप, आइसलैंड, आइसलैंड। ठीक है, इसको इतना बोलते हैं, इतना याद है। अब आगे पूछते हैं। देखो, तो हमारे मतलब भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन सा पठार है? सबसे पहले यहाँ पास है दक्कन का पठार। यहाँ क्या है? दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार, दक्कन, दक्कन पठार। ठीक है, यहाँ पास है छोटा नागपुर का पठार। ये जो झारखंड वाला एरिया, ये है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर। और यहीं पास है, यहाँ पास है दंड दंड कारण्य, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, यहाँ पास है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत। तो यहाँ पास नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, और यहाँ पास है, ये है, ये देखो, यहाँ से भी इसके बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसके बीचों बीच नर्मदा नदी बहती। कौन सी नदी? नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के मतलब नॉर्थ साइड, मतलब ऊपर, नर्मदा नदी के उत्तर साइड, उत्तर में कौन सा पर्वत है? विंध्याचल। कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। कौन सा है? विंध्याचल। और नीचे कौन सा है? नीचे है सतपुड़ा। कौन सा है? सतपुड़ा। ठीक, तो इसको कौन सा पठार? यहाँ पास है मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार, मालवा का पठार। यहाँ पास है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड। यहाँ पास है बघेलखंड का पठार। ठीक, सॉरी, बघेलखंड का पठार। ठीक, वो यहाँ पास है बघेलखंड का पठार। ये हो गया, मैंने अब इसको बता दिया, छोटा नागपुर का पठार, ये वाला एरिया छोटा, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये है छोटा नागपुर का पठार।
ठीक है, ये है छोटा नागपुर का पठार। मैंने बताया ये विंध्याचल, ये बीचों बीच जो है ये हो गया बुंदेलखंड का पठार, यहाँ मतलब बघेलखंड का पठार। ये क्या है, ये बघेलखंड का पठार है, ये ऊपर क्या है बुंदेलखंड का पठार, ऊपर इधर है ये मालवा का पठार, यहाँ है थार मरुस्थल, ठीक है, ये है थार मरुस्थल, ठीक है। और यहाँ पास है ये इसको इसको बोलते हैं, ये जो गैप है इसको बोलते हैं मालदा गैप, इसको क्या बोलते हैं मालदा गैप, ठीक है। और और यहाँ पास ये जो है इसको बोलते हैं गारो खासी जयंतिया। यहाँ कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, 3 प्रकार की पहाड़ी। गारो खासी जयंतिया, ये कहाँ है, ये मेघालय, आसाम के मेघालय में है, ठीक है। कहाँ, मेघालय में, यही सबसे ज्यादा मेघालय में ही गारो खासी में ही सबसे ज्यादा मासीराम कहाँ, खासी में ही है, जहाँ विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, कहाँ होती है, खासी में। तो वो कहाँ है, मेघालय में, इसी पहाड़ी में है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो दक्कन प्लेटू को बोलता है, वेस्टर्न घाट को बोला जाता है, छोटा नागपुर का पठार बोलता है, या हिमालय को बोला जाता है, किसको बोलता है। अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा मतलब तो मैंने क्या बोला, झारखंड को काहे का बोलते हैं, दक्कन का मतलब इसीलिए उसे दक्कन का ट्रैप किस पे मतलब सॉरी छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में, इसीलिए सबसे ज्यादा मतलब समृद्ध इन सब चीजों में तो झारखंड ही है, ठीक है। तो कौन सा है सबसे ज्यादा, छोटा नागपुर का पठार, कौन है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। अगला चले, अगला क्वेश्चन है तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के किस तरीके में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने के लिए पेड़ों की कतारें लगाई जाती है। मैंने आपको बताया था कल मिट्टी कैसे बनती है, पहले बड़ा सा पत्थर होता है, उसके बाद उसका क्षरण होता है, क्षरण मतलब वो एक बहुत बड़ा सा पत्थर छोटे छोटे पत्थरों में टूटता है, फिर छोटे छोटे पत्थरें मिलके और छोटे छोटे मतलब इधर उधर ढनक के हिल के इन चीज का हवा के कारण इधर उधर टकरा कर और छोटे पत्थरों में टूटता है। उसके बाद उसमें ह्यूमस मिलता है, क्या मिलता है, ह्यूमस मतलब होता है जैसे छोटे छोटे पत्थर रहे, अब उसी में जाके खत पतवार पेड़ पौधे ये भी जितने जीव जंतु है मर और गए और बहुत दिन तक वो उसी में तो सड़ गल के वो सब क्या बन गए, सड़ गल के वो मिट्टी बन गए। तो फिर और बहुत दिनों के बाद वो क्या बन जाते हैं, वो पूरी तरह से मिट्टी बन जाते हैं, ठीक है। इस मिट्टी इस तरह की बनती है, उसमें OABC परत पाई जाती है, कौन कौन सी OABC मैंने आपको कल बताया था, परत पाई जाती है, कौन कौन सी OABC परत पाई जाती है, 1 2 3 4, कौन, पहले O है, फिर A है, फिर B है, फिर C है, फिर R है। R मतलब R को बोलते हैं रॉक, R मतलब होता है रॉक, चट्टान वाला एरिया, चट्टान रॉक एरिया, ठीक है। मतलब इसके नीचे पूरा लावा है, चट्टान है, ठीक है, इसके ऊपर ही पूरा मिट्टी बना है। ये वो वाला एरिया, सी वाले एरिया को क्या बोलते हैं, टूटी हुई चट्टान, इसको भी ये क्या होती है, टूटी हुई चट्टान, टूटी हुई चट्टान, ठीक है। सी वाले एरिया को क्या बोलते हैं, टूटी हुई चट्टान। बी वाले एरिया को बोलते हैं खनिज, और जो मतलब बी वाला एरिया वो एरिया होता है जहां सारे मिनरल्स खनिज सारी चीजें पाई जाती है, वो बी बारेल, मिनरल्स खनिज से उपयुक्त जो परत होती है वो होती है बी एरिया। अब आते हैं ए एरिया। ए एरिया क्या होता है, जहां ऊपरी मतलब ऊपरी उपजाऊ मिट्टी, कौन सी उपजाऊ मिट्टी, इसको बोलते हैं ऊपरी उपजाऊ मिट्टी, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाले जिसको हम सबसे भूपर्पटी बोलते हैं, ये जैविक पदार्थ की परत होती है। मतलब कोई पेड़ पौधे लगाते हैं या जिसमें हम चलते हैं छोटी छोटी चीजों पे, तो ये वही भूपर्पटी, जो एक तरह से जिसको भूपर्पटी बोलते हैं वही जैविक पदार्थ के, जिसमें सूखे पत्ते, दक्षिण मैदान, ये सूखे सॉरी सूखे पत्ते, मैदान एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने कल आपको बताया था कि मिट्टी बनती कैसी है, कैसी मिट्टी बनती है, एक सेकेंड
हाँ, ये देखो मैंने ये लगाया है। मिट्टी बनती कैसी है, ये मैंने लगाया। देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि चट्टान कहाँ से, वो जो बड़ी बड़ी चट्टान है वो देखो, यहाँ से कोई नदी निकली, देखो ये ही हिमालय, ये क्या है हिमालय, ये क्या है हिमालय, माउंट माउंटेन, ये है माउंटेन, ठीक है, ये है पूरा हिमालय। ये क्या है, ये नदी निकल रही है। तो जब जैसे अब ये पूरा पहाड़ था, पर यहाँ से जब एक नदी निकली तो ये जब से पहाड़ जब से ऊंचाई से कोई चीज गिर रही तो बहुत तेज फ्लो में बह रही है, तो जो यहाँ की चट्टाने रहेंगी उसको वो ढकेल ढकेल के यहाँ ला ली, वो क्या कही, यहाँ यहाँ बड़ी बड़ी चट्टाने ला के रख दी, ठीक है। तो इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, हम भावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कल मैंने आपको ये बताया था। तो जब वो मतलब मिट्टी वो चट्टानों को पर्वत से नीचे लाके पटक दी तो उसको क्या बोलेंगे, हम भावर बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है भावर में, अब बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, ठीक है, तो बड़े बड़े पत्थरों के कारण जो नदी है वो विलुप्त हो जाती है, मतलब हमें दिखाई नहीं देती, नदी हमें विलुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती, और बस उन्हीं चट्टानों के बीच में पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे उग जाते हैं। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में जैसे हिमालय पर्वत, गंगा नदी निकली, तो गंगा नदी तो देखो उत्तराखंड से निकल गई, ठीक है। जब उत्तराखंड से निकल गई, सॉरी, तो आगे जाके वो धीरे धीरे बड़े बड़े पत्थर लाके आगे उत्तराखंड से आगे वो मतलब इकट्ठा कर देती है, जो इकट्ठा कर देती है, तो वहीं देखो ना खूब बड़े 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 पेड़ होते हैं, जिनको मतलब आजकल बायोडाइवर्सिटी के रोज से मतलब इंसान देखने घूमने फिरने जाता है, तो वो कैसे पेड़, तो वो बड़े बड़े पत्थर रहेंगे पर वहीं बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं, और तो बड़े बड़े पत्थरों के कारण जो नदी है वो विलुप्त हो जाती है, विलुप्त नहीं मतलब सॉरी, हमें दिखाई नहीं देती, क्या हो जाती है, बड़े बड़े उन्हीं पत्थरों में ढक जाती है, तो नदी हमें यहाँ दिखाई नहीं देती। जहां दिखाई नहीं देती उसको क्या बोलते हैं, उसको तराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तराई बोलते हैं। पेड़ पौधे उगेंगे और पत्थर रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको तराई बोलेंगे। अब जब पानी बहुत तेज फ्लो में आ रहा है, अब मान लो जैसे बरसात का सीजन है, ठीक है, जैसे गर्मी में तो मान लो नदी इतने में बहेगी, नदी क्या है गर्मी में इतने में बहेगी, ठीक। और जो बरसात का सीजन है तो बरसात में बहुत तेज पानी आ रहा, तो नदी का बहाव मान लो यहाँ तक चला है, यहाँ तक था, पूरा नदी यहाँ तक पूरी बह गई। अब इसके बाद जब गर्मी का सीजन आया तो ये इधर का पानी सूख गया, मतलब सूख गया, ये सिर्फ इतने इतने में भरे। तो जहां तक पानी पहुंचा था, ठीक है, जहां तक पानी पहुंचा था, तो जहां तक पानी पहुंच गया तो वहां की मिट्टी तो उपजाऊ हो गई, क्या हो गई, मिट्टी वहां की बहुत उपजाऊ हो गई, ठीक है। क्योंकि जो भी मिनरल सारी चीजें पहाड़ों वहाड़ों से नदी लेके आई तो इन्हीं में पटक दी, तो यहाँ की मिट्टी जो है तो यही पास तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, समझ रहे हो। गंगा के मैदानों में, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु के मैदानों में यही मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो जहां तक पानी गया था, गया था, क्या बोल रही हूँ, जहां तक पानी गया था उसको क्या बोले, उसको बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं, बांगर। पहले भाबर बनेगा, फिर बांगर बनेगा, फिर खादर बने। और जहां अभी पानी बह रहा है उसके आसपास और उस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, उसके कुछ दूर के आगे एरिया को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे खादर, ठीक है, उसको खादर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे, ठीक। और आगे जाके धीरे धीरे नदी मतलब जो नदी है वो डेल्टा बनाएगी और मतलब समुद्र में गिर जाएगी, ठीक। समझ में आ गया ना। भाबर क्या होता है, खादा। देखो ये भाबर ये बड़े बड़े पत्थरों को ला रही है, ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों को। अब ये तराई, यहाँ पास सारे पत्थर सारे गायब हो गए, सिर्फ पेड़ पौधे दिख रहे हैं, समझ रहे हो। और यहाँ पास बागर, बागर में नदी के पुराने मैदान, ऊंचे भाग की मिट्टी, हल्की बलुई और कम उपजाऊ, वर्षा पर निर्भर कृषि, ठीक है। खादर नदी के निचले मैदान, बाढ़ क्षेत्र की मिट्टी और महीन कण वाली बहुत उपजाऊ, फसल उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। समझ रहे हो, सर्वाधिक उपयुक्त, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, अब मैंने आपको कल बताया था कि मिट्टी कितने टाइप की होती है, मिट्टी 4 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, टाइप ऑफ सॉइल, क्या होगा, टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। दूसरी काली में कौन सी, काली, मैंने बताई थी काली मृदा किस चीज की, किस काली मृदा किस चीज के लिए फेमस है, ब्लैक सॉइल, तो कपास के लिए सर्वाधिक, किस चीज के लिए फेमस है, कपास के लिए। लाल मृदा, चौथा है लेटेराइट,
पांचवा रेगिस्तानी मिट्टी, जो थार के मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। ये काहे के लिए फेमस है? कपास के लिए फेमस है। कितनी परसेंट पाई जाती है? ये हमारे मतलब पूरे इंडिया में लगभग 15% है। कौन से एरिया में? महाराष्ट्र वाले एरिया में बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये जलोढ़, ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है, गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, और ये कितनी परसेंट पाई जाती है? ये 40% पाई जाता है। कितना होता है? ये 40% होता है। इसके बाद लाल मृदा, ये लाल मृदा ये इधर ये साउथ में पाई जाती है, साउथ में पाई जाती है, लगभग 18% है। मतलब ये बहुत ज्यादा लाल रहती है। लाल क्यों रहती है? इसमें क्या पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्क के कारण ये मतलब मिट्टी लाल होती है। ठीक है, और इसके बाद लेटेराइट मिट्टी, ये ना तो बहुत ज्यादा लाल होती है, ना बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल मिट्टी। अरे मतलब देखो, हमारे पुराने पुराने उसमें जो गांव होता है, ठीक है, तो वहां जहाँ रोड रोड नहीं होती ना, तो मुरुम बोलते, क्या बोलते उसको? मुरुम। मुरुम, तो जो मुरुम होता था वो लाल ही कलर का होता था। तो ऐसे ये हमारे देश की भ्रष्टाचारी तो है ही है। ये क्या करते थे? सड़ा सड़ा ला के मुरुम डाल दिए, और जब बरसात हुई तो ये मुरुम पूरा लाल 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 हो जाता था। और तुम चलोगे वहां तो तुम्हारे कपड़े के में बढ़िया लाल 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 बना भी देगा कपड़े को। मतलब अगर व्हाइट कलर का कपड़ा उसमें पहन लो तो बिल्कुल तुम लाल ही बन के निकलोगे, समझ रहे हो? तो वो वाले, वो कौन सी मिट्टी होती है? हम उसको उसको बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी। मतलब ये कम उपजाऊ होती है, और रेगिस्तान में, थार में, मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोला है तटीय और शुष्क क्षेत्रों में, क्या पूछा है? तटीय मतलब कोस्टल एरिया और शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के किस तरीके में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने के लिए पेड़ों की कतारें लगाई जाती है। ठीक, ये तो मैंने मिट्टी के बारे में बताया। अब मैं एक सेकंड, ये चीज मैं ऊपर लिखना था, मैं यहाँ लिख, देखो देखो ये चीज देखो, क्या होता है कि फर्स्ट मतलब जो मिट्टी के कटाव के लिए, मिट्टी के कटाव के लिए मतलब अलग अलग प्रकार के वृक्ष रोपण का। अब जैसे जो पहाड़ में है, पहाड़ में किस तरह की खेती करते हैं? ऐसे ऐसे कियारी बना के, मतलब ऐसे सीढ़ी नुमा कियारी बना के। कैसे? सीढ़ी नुमा कियारी बना के। ठीक है, हलदार भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुसार हल चलाकर फसल उगाई, जिसमें मिट्टी का कटाव कम होता है, जिसमें मिट्टी का कटाव। ये एग्जाम्पल इसका कैसे? आसाम। ठीक, स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग को होता है एक ही खेत में अलग अलग फसलों की पट्टियां स्ट्रिप बोई जाती है, जिससे हवा और पानी के क्षरण को रोका जा सकता है। जैसे एक ही खेत में, जिसको मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं, तो एक या दो प्रकार, दो या तीन प्रकार की फसल को, जैसे हमारे इधर बोया जाता है, मैं एमपी यूपी से, हमारे एमपी यूपी राई, राई जो होता है, राई, आप लोग अंग्रेजी मीडियम वाले, सरसों। तो सरसों को जब गेहूं के साथ बोते हैं बहुत सी जगह पे, तो बहुत सारे खेतों में गेहूं के साथ सरसों बो देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मिट्टी का कटाव ना हो और प्लस पोषक तत्व भी बना रहे, समझ रहे हो? पोषक तत्व की बना रहे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो ऐसे ही एक ही खेत में दो या दो से अलग अधिक प्रकार की जब मतलब मिक्स प्रकार की खेती तो उसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसके बाद क्रॉप रोटेशन, एक ही खेत में अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाई जाती है। जैसे एक खेत तो एक ही है, खेत एक ही है, ठीक है, उसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। खेत तो एक ही है, जैसे खेत हमारे गांव में एक ही ना रहता है। अभी इस सीजन में क्या बोए? अभी उसी खेत में धान बोए हैं। ठीक है, धान को काट उठ लिए, अगर बारिश बारिश हो गई तो मतलब हो गया आगे चावल, नहीं तो हो गया भगवान भरोसे। कि आजकल किसानों की हालत अब तो देख ही रहे हो, बहुत बहुत बुरी से भी बहुत बुरी हो चुकी है। ठीक है, एक समय वो था कि हमारा देश मतलब क्या बताऊं, किसानों के लिए के कारण ही चलता था, कि किसानों के लिए ही फेमस बहुत सारी चीजें। तो क्या है कि अभी उसी खेत में धान बोए हैं, ठीक है, अभी उसी खेत में हमने धान बोया। कुछ समय पश्चात जब धान निकाल लेंगे, फिर कुछ समय पश्चात उसी खेत में हम गेहूं बो देंगे। ठीक है, गेहूं भी काट लिया। अब जब गेहूं काट लेते हैं तो गर्मी का सीजन आता है। गर्मी के सीजन में जैसे भिंडी लगा दिए, कोई सब्जी लगा दिए, तरबूजे वगैरह लगा दिए, तो उसी खेत में फल का भी काम हो जाएगा, समझ रहे हो? उसी खेत में फल का भी लग गया, तो उसी को बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। ठीक है, एक होता है कवर क्रॉपिंग। क्या होता है?
कवर क्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग में क्या होता है, देखो कवर क्रॉपिंग में एक छोटा पौधा लगाया जाएगा और एक उसी के साथ बड़ा पौधा लगा देंगे। क्या करेंगे, एक छोटा पौधा लगाया जाएगा और एक बड़ा पौधा लगा देंगे उसी के साथ। एग्जाम्पल के लिए, सॉरी, एग्जाम्पल के लिए अरहर, अरहर को बोलते हैं उड़द, समझ रहे हो, अरहर को क्या बोलते हैं, उड़द। तो अगर उड़द के साथ क्या, किसके साथ, उड़द, उड़द के साथ कोई सॉरी मतलब मूंग, सॉरी मूंग के साथ अगर अरहर को बो दे, अरहर का पेड़ होता है तो तुअर जिसको बोलते हो, तो अरहर का पेड़ और मूंग के पेड़ को, तो बड़ा वाला पेड़ जो है छोटे वाले पेड़ को ढके रहेगा और फालतू की जो क्रॉपिंग होगी, मतलब मिट्टी के कटाव और जीव जंतु, इन सब से उसकी रक्षा करेगा, उसको बोलते हैं कवर क्रॉपिंग, ठीक है। और एक क्रॉपिंग ऐसी होती है जो बने बने, मतलब ये जो एग्रो क्रॉपिंग होती है, इसे ना जंगलों में किया जाता है, मतलब बड़े बड़े, जहाँ बहुत बड़े बड़े मतलब जंगल होते हैं, पूरे बड़े बड़े वन पाए जाते हैं, उसके बीच में फसल बो दी जाती है, ठीक है। तो ऐसी होती है सारी। आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के किस तरीके में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने के लिए बजाता, अभी मैंने बताया ना कि तो किसकी हो जाती है, पर्यावार मतलब मल्चिंग की नहीं भाई, स्लेटर बेल्ट्स, आश्रय पट्टियां, अभी मैंने बताया ना कि मिट्टी कटाव के लिए पट्टियां बनाकर, मतलब जैसे जो वो तो सीढ़ियों की प्रकार के ऐसे ऐसे बना के, और आपने कभी, आप अगर कभी ऐसे पहाड़ों में घूमने जाओगे तो आप वहां देखोगे, वहां खेती इसी प्रकार की थी, जैसे जहाँ काजू बोते हैं, वो कॉफी बोया जाता है, तो वो ऐसी ही प्रकार की नहीं होता, तो आप टीवी में देख सकते हो, फोन देखते हो, दिन भर इधर उधर देखते हो, तो ऐसे ये चीजें देख लेना, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी नंबर। चले अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या पूछा, सही पूछा है। भारत में अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, करेक्ट, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, ये सबसे ज्यादा वन, सबसे ज्यादा जनजाति और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, मेरे मध्य प्रदेश, ठीक। अब मैं मध्य प्रदेश में रीवा से हूँ, रीवा में जो, रीवा हमारा काहे के लिए फेमस है, व्हाइट टाइगर के लिए, काहे के लिए फेमस है, व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर आप लोग आओ मेरे यहाँ देखो, ठीक है। तो भारत में अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान काहे के लिए मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, कहाँ, कौन सा, मुदुमलाई। सलीम, कथन सही ना पूछा है, सही ना पूछा है, करेक्ट। और तो पहला तो सही है, ये तो सही है, मुदुमलाई नहीं, ये नहीं स्थित है, ये मुदुमलाई केरल में नहीं बल्कि वो कर्नाटका में स्थित है, नहीं नहीं तमिलनाडु में है। और सलीम अली कहाँ है, सलीम अली पक्षी विज्ञान अभिहितैषी केंद्र तमिलनाडु में, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला और तीसरा दोनों सही, ठीक। तो आंसर क्या होगा, बी नंबर। चले अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय के अनुच्छेद 21 के दायरे, अनुच्छेद 21 पर्सनल लिबर्टी का वही है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है, आर्टिकल 21 में लिखा है, किसमें लिखा है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसमें कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ावा और कहा कि शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन का अधिकार से निकलता है, किस मतलब किस उसमें बोला था, अधिकार से निकल, खरक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, मलाक सिंह बनाम पंजाब राज्य, नीरज चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, इसका आंसर होगा डी नंबर। कर्नाटक और केरल का ये केस रहता है, उसी में मतलब जो 82 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा जाता है, और ये बोला कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब मैं ये बता, देखो 21 का जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 इसमें लिखा क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसमें इसका उल्लेख है, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी मतलब हमारा एक पर्सनल लिबर्टी, देखो अब इसमें कुछ ना कुछ ऐसे केस हुआ है, केस हुआ है, ठीक समझ रहे हो, कुछ कुछ केस हुआ है, तो केस हुआ है ऐसा कि मतलब
आया था, गया था, आया था, गया था, तो उसी में पूछा है कि पर्सनल लिबर्टी लिबर्टी को कब किसके मतलब कौन से केस के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा, पर्सनल लिबर्टी को कौन से केस के द्वारा जोड़ा गया था। पर्सनल लिबर्टी को किस केस के द्वारा जोड़ा गया था, तो पर्सनल लिबर्टी को जोड़ा गया था पुट्टा स्वामी केस। कौन सा केस है, पुट्टा स्वामी केस, पुट्टा स्वामी केस, ठीक है। और जैसे और है, इसके अलावा भी है, जैसे हम हमें सोने का अधिकार है, बाबा रामदेव केस है। अभी प्रेजेंट टाइम पे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, और विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। ये कौन से अधिकार के मतलब ये कौन सा केस होता है, मेनका गांधी केस के द्वारा होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, कब कब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के समय पे जो ए गोपालन केस था, ए गोपालन केस में मतलब ये बोला जाता है कि 21 के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो ए गोपालन केस में। परंतु जब मेनका गांधी केस होता है तो पर्सनल ये बोला जाता है कि इमरजेंसी में अगर माइनर इमरजेंसी या माइनर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उसके लिए आप केस जा सकते हो, मतलब सॉरी मतलब कोर्ट जा सकते हो, समझ रहे हो, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। और क्या था इसके अंदर, अभी हाल ही में प्रेजेंट टाइम पे इसी 2026 में दो चीजों को जोड़ा गया। एक क्या बोलते हैं, पीरियड्स, जो गर्ल्स में पीरियड्स हेल्थ है उसको फंडामेंटल राइट्स बनाया है कि अगर जैसे किसी गर्ल्स को छुट्टी चाहिए, किसी चीज को तकलीफ, क्योंकि रियल में हर चीज में लोगों को बहुत उस चीज का मजाक उड़ाते हैं, बहुत इस चीज को कोई नहीं समझ सकता, बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी होता। तो उसी को एक मतलब स्वतंत्र मतलब हमारा मौलिक कर्तव्य बना दिया पीरियड्स को। एक स्वतंत्र फुटपाथ पर चलना, स्वतंत्र फुटपाथ पर चलने को क्या बताया, उसको भी फंडामेंटल राइट्स बताया है, ठीक है। और इसी में आर्टिकल 21 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, कब 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब होता है, ये 2002 में होता है। कब होता है, 2002 में। कब होता है, 2002 में होता है, ठीक है। इसमें निःशुल्क शिक्षा किसको लागू किया गया, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा को लागू किया गया कौन से, 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रहता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसको लाया गया था और इसको लागू कब से की, ये भी पूछता है, लागू कब से इसको किया गया है, तो लागू किया गया है 2010 में। कब, 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया। और इसको मतलब ये देखने के लिए कि ये आर्टिकल सही तरीके से चले, इसके लिए एक आरटीआई एक्ट आता है। कौन सा, आरटीआई एक्ट भी बनने के लिए सही तरीके से प्रोसेस के लिए सही तरीके से प्रोसेस के लिए क्या होता है, मतलब आरटीआई एक्ट भी बनाया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चले। और जो अब आते हैं क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन तो बता दिया था, ठीक है, कि ये देखो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 21 के दायरे में मोहिनी जैन केस है, तो कौन, मोहिनी जैन का केस के द्वारा वही एक शिक्षा के अधिकार को, कहाँ का केस, कर्नाटक और केरल का केस रहता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, क्या इसको बोलते हैं, डीपीएसपी सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसीलिए ये व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी है। ये व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और ये व्यक्तिवादी है। इनमें नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 4 डीपीएसपी जोड़े गए थे और ये सकारात्मक है क्योंकि ये राज्य की कुछ चीजों की अपेक्षा करते हैं। देखो अब तो पहले आप ये जानो, मैंने आपको बताया डीपीएसपी कहाँ से लिया, आयरलैंड से लेगा, आर्टिकल वो भाग 4 36 से लेकर 51 तक, ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। अब 2 दिन से मैं डीपीएसपी के बारे में सारी चीजें बता रही थी, तो आज मैं आपको बता दूं। देखो डीपीएसपी में आज तक में क्वेश्चन ये पूछे, देखो डीपीएसपी जो है आज तक में डीपीएसपी में कितने बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है,
डीपीएसपी में आज तक कितने बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है? तो 4 बार। कितने बार? 4 बार हो चुका है। ठीक है, पहला कब हुआ था? 86 कॉन्स्टिट्यूशन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फिर 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके बाद होता है, नहीं 86 तो मैं तो डायरेक्ट 42 में तो अभी आई नहीं, सॉरी, कंटिन्यू लिखती हूँ ना, कंटिन्यू ही लिखती हूँ ताकि जगह मतलब स्पेस भी रहे। ठीक है, देखो पहला होता है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन जिसे मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद होता है 1992 में होता है मतलब 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके बाद होता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके बाद इसके द्वारा क्या जोड़ा? देखो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पहली बात तो 4 बार हो चुका है, मैंने अभी बताया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कितने बार हो चुका है? 4 बार चुका। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या जोड़ा जाता है? इसमें 4 चीजें, एक जैसे एक ट्रिक है इसकी, गरीब बच्चों को एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करो। एक ट्रिक इसकी क्या? पुअर वेलफेयर होता है टू सिक्योर मतलब सिक्योर और एनवायरमेंट को बोला जाता है। ठीक, अब इनमें क्या है देखो, पुअर मतलब क्या होता है? फ्री लीगल एड। इसको क्या जोड़ा था? वर्कर्स के लिए फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड को जोड़ा गया। कौन, ये किसमें लिखा है? 39A में है। किसमें? 39A में है। ठीक, फ्री लीगल एड। अब वेलफेयर मतलब वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। पर्सनल प्रिविलेंस ये किसमें है? ये 43B में है। जो मतलब जो इंडस्ट्री डालना और उसमें लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना, तो पार्टिसिपेशंस के लिए पार्टिसिपेशंस इंडस्ट्री, आर्टिकल 43 बी। ठीक, 43 बी होता है। ठीक, अब एक होता है सिक्योर में 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों को 0 से 6 वर्ष के बच्चों को जो एजुकेशन मतलब 0 से 6 सॉरी 0 से 6 तो वो तो 48 में है, वो तो 48 में है। ठीक सॉरी मतलब इसमें क्या है कि जैसे कुछ उसमें कुछ मतलब स्थिति में महिलाओं और बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए अलग से अमेंडमेंट में बच्चों के वेलफेयर के लिए। ठीक, और इन्वायरमेंट में क्या है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के भरण पोषण प्लस देख रेख किसका इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या होता है? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसके द्वारा जो है 38(2) को जोड़ा, असमानता को कम करने के लिए इनकम मतलब असमानता को कम करना। 42 में इसके द्वारा क्या जोड़ा था? असमानता को कम करना, असमानता को कम करना। और कौन सा आर्टिकल जुड़ा था? तो 38B जुड़ा था। कौन सा? 38B नंबर। ठीक, अब जैसे एग्जांपल के लिए इनकम में हो गया, स्ट्रक्चर में हो गया, अपॉइंटमेंट में हो गया, एग्जांपल भी लिख दूं, इनकम, स्ट्रक्चर, अप्रोच, अपॉइंटमेंट। ठीक, अब 86 और ठीक ये हो गया। अब 86 में क्या जोड़ा गया? जैसे अब ये भी पूछ सकते हैं, जैसे 86 के द्वारा क्या जोड़ा था कि चाइल्ड वेलफेयर हेड 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। अरे यार ये क्या कर दिया? इन्वायरमेंट, अरे यार ये इसमें आता है ना 0, क्या दिमाग में चल रहा है, सॉरी बच्चों। 0 से 6 वर्ष के बच्चे अरे यार ये भी खराब हो गया।
हाँ, हो गया भाई। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या बोलूं इससे चली नहीं। देखो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे रहते हैं तो उनको उनको मतलब सुरक्षा देने के लिए, उनके देख रेख के लिए उसको जोड़ा जाता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन। अरे ये इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण की, अभी मैंने कल ही तो बताया था, पर्यावरण की जो देख रेख है वो किसमें लिखा, वो आर्टिकल नंबर उसको ये डी में मतलब 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, और फिर एक लास्ट बोला होता है सहकारी समिति जिसको बोलते हैं 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 एक ये सहकारी, अरे कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति। ठीक, ये 0 से 6 वर्ष के बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक, और ये आया कब था, तो ये वाला आता है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, ये 1976 में आता है। ठीक, और 44 कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में आता है 1978। और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आता है, एक सेकंड रुकना, इस तरीके से 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब होता है, तो ये होता है ये वाला होता है 42 वाला होता है 72 में 1972। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1998 में होता है। छियासी ये 2002 में, और ये होता है 2011 में। ठीक, चले आगे। ठीक, तो आज तक में ये याद रखना 4 बार इसमें वो हुए, कब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कुछ कुछ चीजें जोड़ी, 44वें के द्वारा जोड़ी गई है, 86वें के द्वारा कुछ कुछ चीजें 2000 और 92 के संविधान के द्वारा जोड़ी गई। ठीक, 42वें में क्या क्या, एक तो फ्री लीगल एड को जोड़ा गया है, 39 एड मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, और पुरुष हो या फीमेल, वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है। ठीक, स्क्वायर से मतलब क्या बोलते हैं, स्क्वायर मतलब बच्चों के वेलफेयर के लिए, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा देख रेख रख करना। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा असमानता को कम करना जोड़ा गया, असमानता को कम करना। ठीक है, 38B में इसको जोड़ा गया है, और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 0 से 6 वर्ष के बच्चों को वेलफेयर के लिए और सहकारी समिति को 92 कॉन्स्टिट्यूशन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, चले अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, वे व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। हाँ सही है, राज्य जो नीति जो DPSP है वो लोगों के हितों के लिए ही तो बनाया गया है, कि मतलब राज्य जो है लोगों के हितों में ये काम करे। ठीक, इसीलिए व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी है, ये तो कहीं नहीं लिखा है कि वो व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी है, ये तो गलत है मेरे अकॉर्डिंग। देखो ये देखो 42वें नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध, देखो ये तो सही है, ये तो 100% सही है, सकारात्मक, क्योंकि राज्य के कुछ चीज़ों को, ये भी सही है, ये और ये इतना पॉइंट तो ये भी सही है, इसीलिए व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी है, इसमें नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है, मेरे अकॉर्डिंग आंसर बी होगा। ठीक है, अगला चले क्वेश्चन, ये भी उल्टा सेट हो गया। देखो क्वेश्चन क्या है, जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं, जब आप किसी निजी पार्टी में स्पीकर की इमेज को कवर करने के लिए भारतीय ध्वज का उपयोग करते हैं तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है, कौन सा आर्टिकल लागू होता है, तो आर्टिकल नंबर 15A, अभी कल ही मैंने बताते आर्टिकल 51A किसका उल्लेख है, 51A भाग 4A में किसका है, मौलिक कर्तव्य, मतलब एक तरह से लोगों के कुछ ड्यूटीज़ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कौन सी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा जाता है, भाग 4A। ठीक है, भाग 4A, आर्टिकल कौन सा रहता है, आर्टिकल नंबर 51A। ठीक है, कौन सी समिति रहती है, स्वर्ण सिंह समिति,
स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, कब 1972 में आती है। कब आती है? 1972 में। कब आती है? 1972 में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। तो आर्टिकल जो क्या बोला है, आप किसी भी निजी पार्टी को देखते हैं, आप पहले ये देखो कि हमारे मौलिक कर्तव्य होते कौन कौन से। देखो पहले थे, तो स्टार्टिंग में कितने थे ये भी याद कर लो। देखो स्टार्टिंग में कितने थे? स्टार्टिंग में पहले 10 रहते हैं, बाद में 11वां जुड़ता है। 11वां 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ता है, ठीक है। वही 0 मतलब 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ये कर्तव्य किसका? ये अभिभावकों मतलब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करें, ठीक। अब है क्वेश्चन हमारे, अब देखो पहले मौलिक कर्तव्य कौन कौन से। देखो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला, संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना, संविधान का पालन करना तथा उनके आदर्शों संस्थाओं, जैसे क्या बोलते हैं, जो हमारी राष्ट्रपति भवन है उसकी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, संसद है उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही राष्ट्रध्वज जो हमारा फ्लैग है उसका, राष्ट्रगान मतलब जनगण मन, इनका इसका जो है तो सम्मान करना चाहिए, ठीक। स्वतंत्रता संग्राम में महान आदर्शों का पालन करना, जो स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग शामिल थे उन व्यक्तियों की को मतलब सैल्यूट करना चाहिए, एक तरह से मतलब उनको अच्छे से याद करना चाहिए, न कि उनके बारे में गलत बोलना चाहिए, ठीक है। और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा देना, देश की रक्षा करनी चाहिए तथा अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आपको अपने मतलब देश के लिए कर कुछ भी मर मिटने का भी वो होना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। सभी नागरिकों में भाईचारा, सद्भाव, महिलाओं में सम्मान की भावना बढ़ाना, भारत में समृद्ध संस्कृत विरासत का संरक्षण जो भारत में जो पुरातात्विक चीज़ें, जैसे ताजमहल हो गया, आगरा का किला हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, हमारा इंडिया गेट हो गया, तो ये पुरातात्विक चीज़ें हैं, तो इनका संरक्षण करना मतलब इनको तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए, इनको सुरक्षित करना चाहिए। भीम बेटिका, इन सब की सुरक्षित करना चाहिए, इन सब की सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। संरक्षण, इसके अगला है प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव आदि की रक्षा करना, तो जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखना, ये भी हमारा कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान दर्शन और सुधार की भावना विकसित करना, लोगों में मानवतावाद को जागृत करना। ऐसा ना हो कि जो आजकल देख रहे हो कि आजकल के जनरेशन में 13-14 साल के बच्चे रहते हैं, कितने ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, कितने ज़्यादा मतलब लगता ही नहीं है कि 13-14 साल के बच्चे हैं, गाली गलौज, नशापति, ये तो कितनी सारी चीज़ें। तो वही तो लोगों को अंदर ये सब चीज़ों से दूर करना चाहिए और मानवता का किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी, जैसे सार्वजनिक संपत्ति, कोई सार्वजनिक पार्क है, गवर्नमेंट ने कोई पार्क बनाया तो उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। सुरक्षा जैसे कि उसमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, उसमें चीज़ें लगा दी एक्टिविटीज़ की चीज़ें, तो उसको ऐसा नहीं कि उसको तोड़ फोड़ करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हो। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों जैसे खेल कूद या फिर व्यक्तिगत किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अव्वल मतलब जॉब पाने की उत्सुकता मेहनत करनी चाहिए। और ये लास्ट में जुड़ा 2086 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का अवसर प्रदान करना माता पिता अभिभावकों का यह कर्तव्य है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा है कि जो क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि स्पीकर की मेज को कवर करने के लिए भारतीय ध्वज का उपयोग किया तो मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो 51A, ठीक, अभी मैंने बताया आर्टिकल 15A, ठीक। आगे चलें। प्रियदर्शी नाम लिखित में, प्रियदर्शी किसे बोला जाता है? प्रियदर्शी सम्राट अशोक को। किसको बोला जाता है? सम्राट अशोक को। कौन? सम्राट अशोक। ये कौन थे? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। अब मैं थोड़ी सी बस ऐसे मुंह से बताऊंगी, आप लोग रिकॉल करो बस, अब लिखना नहीं, क्योंकि 3 दिन से मतलब अशोक तक तो बहुत अच्छे से पूरा पढ़ा। अब तो कल सप्तवाहन भी मैंने पढ़ाया।
मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से। और इसके पिता, इसका मतलब इसका बेटा कौन हुआ? बिंदुसार हुआ। बिंदुसार का बेटा कौन हुआ? अशोक हुआ। अशोक अपने 99 भाइयों को मार के मतलब सिंहासन पे बैठता है 319 में। तो 600 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था। जब वो कलिंग का युद्ध जीते, मतलब अपने गद्दी बैठने के 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध जीतता है। कलिंग में युद्ध जीतने के बाद ही उसका मतलब हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो भेरी घोष की जगह पे भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष की, मतलब एक तरह से लड़ाई झगड़े की जगह पे वो उसके मतलब दया का भाव आ जाता है, मतलब दया वाली स्थिति में चलने वाले वो वाले रास्ते को अपना लेता है। ये चीज़ें मैंने कहा आपको बताई थी। इसने बहुत सारे 33 शिलालेख बनवाए थे, जिसमें से 13 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहले में लिखा है धम्म घोष की जगह भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाना, और कलिंग युद्ध का जो वर्णन है उसके 13वें शिलालेख में उल्लेख है। ठीक है, अब ये जो बृहद्रथ ये मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। इसको कौन मारता है? इसको शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुत्र पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की थी? बृहद्रथ की। और वहां से मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाता है और शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश को जो पुष्यमित्र शुंग था उसकी हत्या कौन करता है? उसकी हत्या कवड़ करता है। और मतलब बिंदुसार मतलब कवड़ वंश की स्थापना होती है। कवड़ वंश में लास्ट में शिशुर में रहता है। शिशुर में की हत्या शिशुमान करते हैं। और सातवाहन वंश की स्थापना होती। कल मैंने आपको बताया सातवाहन वंश में सबसे प्रतापी राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था। और सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान कहाँ से स्टार्ट होता है? तो सातवाहन वंश से स्टार्ट होता है। इन्होंने सबसे पहले सोने के वो शीशे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, ये सारी चीजें। तो प्रियदर्शी का नाम निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा का था? ये नाम था सम्राट अशोक का। ठीक है, क्वेश्चन चले अगला क्वेश्चन है, खारवेल किस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था? शुंग वंश का भी मैंने बताया पुष्यमित्र शुंग था। वर्धन वंश का गुप्त वंश का कौन? समुद्रगुप्त। किस वंश का सबसे फेमस मतलब गुप्त वंश का सबसे फेमस राजा कौन था? समुद्रगुप्त। और जो तक्षशिला, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तक्षशिला किसने बनवाई थी? वो गुप्त वंश का ही शासक था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताओ। ठीक है, और तो क्वेश्चन क्या पूछा है? खारवेल राजा खारवेल किस वंश का संस्थापक था? ये था चेदी वंश का। किसका? चेदी वंश। ये इसका एरिया कौन सा था? ये ओडिशा के क्षेत्र में था, ओडिशा क्षेत्र में। ठीक है, ओडिशा क्षेत्र में था चेदी वंश। ठीक है, खारवेल किस और जैसे जब सातवाहन वंश के बाद यहाँ मतलब जो विदेशी आक्रमण होता है, कौन? इंडो ग्रीक आक्रमण करते, ISP के नाम से जाना जाता है। पहले IS मतलब इंडो आते हैं, फिर P से आते हैं पहलव आते हैं, SP ISS से आते हैं सातवाहन आते हैं, फिर P से पहलव आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। समझ रहे हो? और खारवेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो इसका सबसे प्रतापी शासक था वो, उसका क्या नाम रहता है? मिनांडर। कौन था? मिनांडर फेमस था। फेमस कौन रहता है? फेमस राजा मिनांडर। इसकी एक मिनांडर से ही रिलेटेड मिलिंद उपनिषद लिखा है। वो किसने लिखा था? जयचंद्र ने लिखा था। उसमें कुछ नहीं, मिनांडर और जो जयचंद्र के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ, मतलब जो भी बातचीत हुई है, तो मिलिंद उपनिषद। खारवेल के समय चेदी वंश का संस्थापक हुआ। ओडिशा के उदयगिरी गुफा का जो हाथी गुफा अभिलेख इसी वंश से रिलेटेड है। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो चेदी वंश से ही संबंधित है। ठीक है, और मैंने मिलिंद उपनिषद किसने लिखा, कौन बनवाता है? तो अभी मैंने बताया मिलिंद और जयचंद्र के बीच की, मिलिंद पन्हु और नागसेन के बीच। मिलिंद पन्हु कौन लिखता है? नागसेन। कौन लिखता है? नागसेन। ठीक, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के उत्तर पश्चिम भारत में प्रथम विदेशी शासक कौन आया था? अभी मैंने बताया ना, जब मौर्य वंश खत्म होता है, शुंग वंश आता है, शुंग वंश के कवड़ का कंडव के बाद सातवाहन वंश खत्म होता है, तो सबसे पहले कौन आता है? ISP के नाम से हम लोग जानते हैं। IS मतलब
सबसे पहले आते इंडो आते हैं, मतलब इंडो ग्रीक से आते हैं, इसलिए उनको इंडो बोलते हैं। उसी में सबसे पहले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मिनांडर। कौन था? मिनांडर। ठीक है। इसके बाद ISS से आते हैं सब, मतलब ISS से होता है शक आते हैं। फिर कौन आता है? S से शक आते हैं, SP। P से कौन आता है? पहलव आते हैं। कौन आता है? P से पहलव आते हैं। क से कौन आता है? कुषाण वंश का सबसे फेमस राजा मतलब शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क के समय क्या होता है? सबसे बड़ी चीज जो बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कनिष्क के समय ही होती। कहाँ होती? जम्मू कश्मीर में होती है। ठीक। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो कनिष्क के समय ही चलते हैं। मतलब सॉरी, मतलब जो इंडो आते हैं, इंडो ग्रीक आते हैं। ISPK, I से इंडो, अरे सॉरी रुको, क्या होता है? कौन आते हैं? ISPK, I से इंडो, S से शक, P से पहलव, क से कुषाण। ठीक, कुषाण वंश। ठीक है। कुषाण वंश का फेमस राजा कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति कब होती है? इसी के शासनकाल में होती है। ठीक। और इसका इंडो का फेमस राजा कौन था? मिनांडर। ठीक है। शकों का फेमस मतलब शासक कौन था? पहली बात तो जो मतलब जो ये आते हैं, तो मतलब इंडो जो आते हैं, ये किसको हरा के आते हैं? एक सेकंड रुकना। हाँ, सॉरी, चलो। हाँ, तो मैंने क्या पूछा? जो इंडो आते हैं, ये किसको? ये सब इसके पहले कौन सा वंश था? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश को कौन आता है? तो सातवाहन वंश को कौन आता है? हरा के आता है। तो मतलब ये इंडो से आए थे, इंडो ग्रीक, इसी को बोलते हैं इंडो ग्रीक। ठीक। इंडो ग्रीक भी इसी को बोलते हैं। ठीक है। और शक वंश की शुरुआत कनिष्क ने और शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो शक वंश की शुरुआत कनिष्क ने की थी। और जो आजकल हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं, उसकी शुरुआत किसने की थी? उसकी शुरुआत की थी कनिष्क ने। ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति किसके समय होती है? तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय होती है। ठीक। चले, अगला क्वेश्चन है। शक का फेमस राजा, शक फेमस डायनेस्टी। हाँ, शक कोई नहीं। अब ISPK अभी कल मैं आपको सप्तवाहन तक पढ़ा दी, इसके आगे मैं कल आपको मतलब ISPK के बारे में मैं पूरी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत लंबा वो चीज़ है। कोई इसको हराता है, फिर इसको हराता है, फिर इसको, तो ऐसी चीज़ें बहुत लंबा है। तो मैं इसको अलग से फिर क्वेश्चन आएगा उसमें पढ़ाऊंगी। ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा लंबा क्लास खींची जाएगी। अभी तो 9 क्वेश्चन, अभी 6 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या था? मौर्य वंश के उत्तर पश्चिम भारत में प्रथम विदेशी शासक कौन था? मैंने क्या बताया? यूनानी। कौन आए थे? यूनानी। उसी को इंडो ग्रीक बोलते हैं, बैक्ट्रिक ग्रीक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम पेशवाओं के क्षेत्रों को बॉम्बे प्रेसिडेंस में मिला दिया गया था? किसमें मिला दिया गया था? इसका तो आंसर इसका आंसर होगा तीसरे में। किसमें? तीसरे। आप पहले ये जानो कि देखो आंग्ल मराठा वॉर कितने होते हैं? आंग्ल मराठा वॉर कितना होता है? 3 होता है। 1 2 3। अब तीनों को एक बार में जान लो कि जब तीनों होते तो उसके बाद कौन सी संधि होती है? पहला कब होता है? 1775 से लेके
1775 से 1782 के बीच में। तो और इसके बाद कौन सी संधि होती है? तो इसके बाद सालबाई की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? सालबाई की संधि होती है, ठीक। और इससे पहले जो हुई थी, सूरत की संधि हुई थी, ठीक। और सेकंड में इसके बाद, इसी के जस्ट बाद एक पुरंदर की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि होती है। खत्म मराठा।
Welcome to Study with Arpana. Don't forget to like, share it with your friends, and subscribe to our channel. Press the bell icon for watching.